सो हेलो एंड वेलकम टू द आई एस पॉइंट यूट्यूब चैनल। और डेली की तरह आज भी हम द हिंदू से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और उनसे जुड़े स्टेटमेंट का स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम उसको लाइन टू लाइन डिफाइन करें। सबसे पहली बात कि आपके अंदर जो डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो रही है कि नहीं। यानी किसी भी आर्टिकल को पढ़ने के बाद या फिर किसी भी स्पेशल उसके टाइटल को पढ़ने के बाद या फिर उसके अंदर जो भी पॉइंट डिस्कशन के लिए दिए हुए हैं उनको पढ़ने के बाद यदि आपके अंदर डिस्कशन की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो रही है, तो ये इसके लिए हम द हिंदू को पढ़ना चाहिए। हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि हमारे अंदर जो डिस्कशन की एबिलिटी है, किसी भी बात पे मतलब कि मुझे 100 वर्ड में लिखना है और 200 वर्ड में उसको डिफाइन करना है, तो किस प्रकार उसको हम लिख सकते हैं। तो ये क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। और कहीं न कहीं अगर हम बात करें द हिंदू का जो पर्पज़ है, वो भी इसी पे डिपेंडेंट है कि सबको जो भी द हिंदू को रीड करे, एनालिसिस करे, उसके अंदर एनालिसिस क्षमता और डिस्कशन एबिलिटी का डेवलपमेंट हो। तो इसके अंतर्गत जो हमारा पहला पेज आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर पहला जो आर्टिकल दिख रहा है, टाइटल 3 एनजीओस लिंक टू कांग्रेस अंडर होम मिनिस्ट्री स्कैनर की कहा गया है। और उसके अंडरग्राउंड में देखेंगे, अंडरलाइन में लिखा है कि कमिटी विल प्रूव एलिज वायलेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड एफसीआरए कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एफसीआरए के तहत जो कांग्रेस की तीन या कांग्रेस या किसी पार्टिकुलर पार्टी के 3 एनजीओ ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत स्कैन किए गए हैं। ये बयान किसने दिया हुआ है? होम मिनिस्ट्री ने। तो होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कांग्रेस या किसी विशेष पार्टिकुलर पार्टी है जो जिसके 3 एनजीओ ऐसे हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एफसीआरए के तहत या फिर एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं। तो मुख्यतः इस आर्टिकल के अंतर्गत और इसके अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो किसी न किसी प्रकार से राजनीतिक तौर पे एक दूसरे से रिलेटेड हैं कि किसने कितना रुपया दिया, उसने कितना लिया, और भी बहुत सारी बातों का जिक्र है। लेकिन हमें उन बातों का मतलब कि उन बातों को अचीव नहीं करना, बल्कि उसके तहत जो कीवर्ड है, जो की पॉइंट है और जो कीवर्ड है, उनको अचीव करके उनके बारे में एनालिसिस करना है और उनके बारे में ही डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें कि इस आर्टिकल का जो टाइटल है, उसमें कहा गया कि होम मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि 3 ऐसे एनजीओ हैं जो कांग्रेस या किसी पार्टिकुलर पार्टी से संबंधित हैं और इन पे ऐसा मतलब कि कुछ आरोप या किसी भी एफसीआरए और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसका उल्लंघन करते हुए इसको पाया गया है। तो और भी इसमें बहुत सारी ऐसी बातों का जिक्र है, जैसा कि हमने भी बताया कि किसने किसको कितना पैसा दिया, और भी इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं इसमें लिखी हुई हैं जो हमारे किसी भी तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं। लेकिन इस आर्टिकल के दौरान एक वर्ड ऐसा भी आया है जो हमारे लिए नया भी है, और कहीं न कहीं अगर हम फ्रेशर हैं, न्यूज़पेपर अभी रीडिंग स्टार्ट किए हैं, तो ये वर्ड शायद हमारे लिए नया होगा कि वो वर्ड है हमारा एफसीआरए। एफसीआरए कि एफसीआरए का जो एक्ट है, इसके तहत कांग्रेस के जो 3 एनजीओज़ हैं उनका इस एक्ट को फॉलो नहीं किया गया, यानी इस एक्ट का उल्लंघन किया गया है कांग्रेस के 3 एनजीओ के द्वारा। तो हमें बस वहीं से पकड़ना है अपनी बात कि एफसीआरए क्या है, इसका वर्क क्या है, आखिर ये किस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग या फिर किसी प्रकार की मनी से किस प्रकार रिलेटेड है, और ये किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये कहीं न कहीं अगर बात करें तो ये हमारे पॉलिटी के लिए, हमारे सिलेबस के पॉलिटी से रिलेटेड हो जाएगा, कि पॉलिटी से संबंधित हो जाएगा, और वहीं से हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रेडी हो जाता है। तो उस हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एफसीआरए। तो ऑल अबाउट एफसीआरए हम डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो हम जानते हैं कि जो एफसीआरए न है, एफसीआरए जो है उसने कांग्रेस के 3 इंस्टीट्यूट है, जैसे आप यहाँ पे हेडलाइन में देखेंगे, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है। ये 3 ऐसे फाउंडेशन हैं और 3 ऐसे ट्रस्ट हैं जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। इन तीनों को एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। तो ये बयान दिया है होम मिनिस्ट्री ने। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन को कि एफसीआरए क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, और इसके बारे में कुछ भी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो ये आर्टिकल, जैसा कि हमने बताया, कि हमारे पॉलिटी से रिलेटेड है, तो इसमें ओवरऑल हमें एफसीआरए के बारे में ही स्पेशली पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है एफसीआरए। तो एफसीआरए के बारे में अगर हम बात करें तो जो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि विदेशी योगदान विनियमन एक्ट। यदि बात करें इसकी, तो भारत सरकार ने विदेशी योगदान की स्वीकृति, यानी एक्सेप्ट करना, किसी भी विदेशी फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन है उसको स्वीकार करना, और विनियमन के उद्देश्य से वर्ष जो 1976 में, यानी कि ईयर 1976 में एफसीआरए को लागू किया था कि इसको जो लागू करने का जो हमारे गवर्नमेंट का प्रमुख जो एम था वो ये था
कि किसी भी विदेशी फंड को, किसी भी विदेशी पैसे को किस प्रकार हम रिसीव करें, किस प्रकार उसको उसका मतलब यूज़ करें। तो इसके तहत सरकार ने 1976 में सबसे पहले, यानी हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया कि एफसीआरए कब लागू हुआ था। तो वो लागू हुआ था 1976 में, सरकार के द्वारा लागू किया गया था विदेशी पैसों को यूज करना और उसको स्वीकार करने के लिए। और साथ ही समय के साथ साथ 2010 में इसमें कुछ अन्य प्रावधान को भी 2010 में 2010 में इसमें कुछ प्रमुख प्रावधानों को भी जोड़कर इसे मतलब अपडेट कर दिया गया। तो इसके तहत राजनीतिक प्रकृति अगर हम बात करें, तो इसके तहत जो राजनीतिक प्रकृति का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संबंधित कोई भी संगठन है, तो उसकी वो हो ऑडियो, वीडियो, विजुअल न्यूज कार्यक्रम के निर्माण और प्रसारण में लगे किसी भी संगठन, मतलब यदि चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई भी न्यूज कार्यक्रम हो या फिर और भी कोई बातें हों, उसमें लगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को विदेशी योगदान स्वीकार करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कि कोई भी जितनी बातें अभी हमने बताया, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो कोई भी न्यूज कार्यक्रम हो या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको विदेशी यानी फॉरेन कंट्री से जो भी अगर कोई फंड मिलता है तो उसको स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन यदि उसको एक्सेप्ट करना है तो एफसीआरए के अंतर्गत उसे सर्टिफिकेट प्राप्त करनी पड़ेगी, जिसमें 2010 में जो संशोधन किया गया था कि एफसीआरए 2010 के तहत जो भी उस प्रमाण पत्र को रिसीव करेगा उसको कहीं न कहीं अनुमति होगी, और साथ ही उस अनुमति के दौरान जो भी फंड वो रिसीव करेगा उसका संपूर्ण डाटा, अकाउंट डाटा सरकार को, गवर्नमेंट को रिसीव कराएगा। तो इसके तहत वो रिसीव कर सकता है। लेकिन जो इसका जो प्रमाण पत्र है, जो इसका सर्टिफिकेट है, ये भी ओनली 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल होता है। यानी कि जो एफसीआरए की और जो मार्कशीट की बात करें, इसके जो प्रमाण पत्र की बात करें, तो वो भी मात्र 5 साल के लिए ही मान्य होता है। उसके बाद उसको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। और भी बहुत सारे रूल हैं एफसीआरए के अंतर्गत जो कि विदेशी योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी चर्चा का जो प्रमुख कारण है इस वक्त ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है यानी होम मिनिस्ट्री जो है, उसने कई गैर सरकारी संगठनों और शिक्षण संस्थानों को एफसीआरए के तहत उनका जो रजिस्ट्रेशन है रद्द कर दिया है। यानी कि हाल ही में जो होम मिनिस्ट्री है उसने एफसीआरए के तहत बहुत सारे गैर सरकारी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षण संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थे उनकी रजिस्ट्रेशन को, उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया है। और इसके अंतर्गत आप सभी को हम बता दें कि 1800 से अधिक, यानी कि 1800 से अधिक जो गैर सरकारी संगठन हैं और शैक्षणिक संस्थान हैं, यानी कि एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं, इन सभी को इस कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया। यानी कि इसकी जो चर्चा का प्रमुख इस वक्त जो विषय है वो इसलिए मतलब उभर के सामने आया है कि सरकार ने इंक्वायरी के अंतर्गत 1800 से अधिक गैर सरकारी संगठन और शैक्षणिक संस्थानों को एफसीआरए का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। और बात करें कि कौन-कौन अगर उल्लंघन कर रहा है तो उसके बाद यदि कौन-कौन अगर इसको रिसीव करना चाहता है तो उसको रिसीव कर सकता है। जैसे बात करें कि जो भी एफसीआरए के तहत हमें फंड लेना है तो उसको लेने के लिए हमारे अंदर क्या मतलब कि हमारा जो डेटा है किस प्रकार कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि हम बात करें कि कौन इस विदेशी पैसों को रिसीव करने के लिए मतलब कि योग्य हो सकता है, वो सोशल फॉर्म में हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ हो, एजुकेशनल से जुड़ा हुआ हो, शिक्षा जुड़ा हुआ हो, रिलीजियस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हो, तो और भी बहुत सारी चीज़ों से जुड़े हुए लोग इस पैसे को रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अपने संपूर्ण डाटा को होम मिनिस्ट्री को मतलब कि हैंडओवर करेंगे। मतलब कि ये सभी लोग सोशल से जुड़े हुए, इकोनॉमिक से जुड़े हुए, एजुकेशनल से जुड़े हुए, रिलीजियस प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी लोग इसको रिसीव तो कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले इन सभी को होम मिनिस्ट्री से परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए। और अपने अकाउंट का जो डाटा भी है वो भी सरकार को देना पड़ता है, जो भी पैसा वो रिसीव करती है। तो और इसकी हम बात करें तो जो उद्देश्य है इसका, जो एफसीआरए का उद्देश्य है वो ये है कि जो भी पैसा आ रहा है कहीं भी विदेश से, वो कहीं न कहीं किसी गवर्नमेंट या फिर हम कहें किसी कंट्री के अगेंस्ट तो काम नहीं कर रहा है। इसीलिए एफसीआरए कानून को एक्ट को लागू किया गया है कि जो भी पैसा मान लीजिए विदेशी फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत हमारे कंट्री में एंट्री ले रहा है, तो वो कहीं उसका जो यूज है कहीं किसी भी प्रकार से हमारे गवर्नमेंट और जो हमारी जो कंट्री है उसके अगेंस्ट यूज उसका उस पैसे का नहीं होना चाहिए। तो इसी अगेंस्ट को पैसे के यूज को रोकने के लिए एफसीआरए को लागू किया गया था। यदि हम बात करें कौन-कौन उस योगदान को नहीं ले सकता है,
यदि अब अभी हमने ऊपर जस्ट बात किया कि कौन-कौन इस योगदान को ले सकता है, और इसमें अगर हम बात करेंगे कौन-कौन इस एफसीआरए के तहत योगदान को ले सकता है, कंट्रीब्यूशन को फॉरेन कंट्री के द्वारा ले सकता है, तो वो है एमपी, एमएलए नहीं ले सकता है, वो है एमपी, एमएलए, इलेक्शन कैंडिडेट्स, कोई भी जज हुआ, किसी भी न्यूज़पेपर एडिटर जो भी है, इससे संबंधित लोग एफसीआरए के अंतर्गत तो ये किसी भी विदेशी फंड को ले नहीं सकते। यानी चाहे वो एमपी हों, यानी पॉलिटिकल लीडर कोई भी हो, कोई भी एमएलएज़ हो, इलेक्शन कैंडिडेट हो, कोई जज हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर संबंधित कोई भी, चाहे पत्रकार हो, एडिटर हो, संपादक हो, कुछ भी हो, वो किसी भी विदेशी फंड को रिसीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस आर्टिकल का जो हमारा की पॉइंट था वो है एफसीआरए, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि हमारे डिस्कशन का एक प्रमुख एस्पेक्ट था और जिसको हमने डिस्कस भी किया। इसके बारे में संपूर्ण तथ्यों को भी खंगाला और उसके बारे में हमने जानकारी ले ली। तो एफसीआरए क्या है आप सभी जान गए होंगे, इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ हैं वो आप तक पहुंच चुकी होंगी और आप इसको तैयार भी कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। और यदि हम बात करें अपने नेक्स्ट आर्टिकल की, तो वो हमारे एडिटोरियल पेज का एक हिस्सा है। और इस आर्टिकल पर जाने से पहले हम आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस बता दें, इम्पॉर्टेंट सूचना बता दें कि जैसा कि हमने कल भी अपने इस सेशन के अंतर्गत एडिटोरियल एनालिसिस के अंतर्गत हमने आप सभी से डिस्कशन किया था कि जो हाल ही की चर्चाएँ चल रही हैं, देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय ऐसा नहीं कि द हिंदू हम पढ़ते जाएँ, मीनिंग को समझते जाएँ, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, हमें अपनी डिस्कशन एबिलिटी को डेवलप करना है, साथ ही हम क्या पढ़ रहे हैं हमको ये भी मालूम होना चाहिए, नहीं तो हम पढ़ते जाएंगे भूलता जाएगा। तो अब तक हमने अगर 10 दिन के अंदर या 5 से 6 दिन की बात करें तो उसके अंदर हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे पढ़े जो हर दिन रिपीटेड पॉइंट है, जैसे कि इंडिया चाइना रिलेशन और पैंडेमिक कोविड-19 और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो इसमें हमने कल बताया था कि हम जल्द ही आप सभी को इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित एक सीरीज़ लेके प्रस्तुत होंगे। इसमें इंडिया और चाइना के बीच जितने भी एक्टिविटी हुई, जितने भी युद्ध हुए या फिर जितने भी 1962 से रिलेटेड अब तक जो भी चेंजिंग हुए और गलवान वैली क्लैश जो हुआ, गलवान की घाटी की जो घटनाएँ हुई, उसको भी साथ में शामिल करते हुए जो एक्टिविटी इंडिया और चाइना के बीच में हुई, उन सभी संबंधित एक सीरीज़ लेके प्रस्तुत होंगे। तो यदि आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये सीरीज़ आपके लिए आवश्यक होगी, सहायक होगी और आपकी पढ़ाई में इसका बेहतरीन कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो यदि आपके आपके कमेंट का हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहेगा कि आप कमेंट करें, तो हम इस सीरीज़ को लेकर प्रस्तुत हों और संपूर्ण जानकारी को एक ही सेशन के अंतर्गत आपको समझाने का और बेहतरीन तरीके से तैयार करवाने का प्रयास करें। तो देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अ केस ऑफ एक्सटेंशन। ये एडिटोरियल का हमारा सेकंड आर्टिकल है, ए केस ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि एक्सटेंशन मतलब होता है प्रसार करना, प्रसार करने का जो केस है, केस मतलब कि मामला है या फिर किसी एक कोई सिस्टम है, इसको उस सिस्टम में उसके समयावधि को एक्सटेंस करना, उसकी समयावधि की एक्सटेंशन करनी है, उसकी समयावधि में बढ़ोतरी करनी है, बढ़ाना है। तो ये क्या है, इसको हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो MGNREGS यानी MGNREGS पढ़ते हैं या फिर इसको हम पढ़ें तो मनरेगा हम इसको कह सकते हैं। इज़ इम्पॉर्टेंट इन द रेस्क्यू फॉर ऑफ द पुअर ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, कि ये जो डिस्ट्रेस का जो टाइम चल रहा है इस समय, और मनरेगा का जो इम्पोर्टेंट इसमें इस डिस्ट्रेस के अंतर्गत जो रहा, उसमें जो पुअर जो भी गरीब उसमें कार्यरत थे, जो भी उसमें मतलब रोज़गार के लिए उस पे आश्रित थे, क्या उसके समय में बढ़ोतरी करनी चाहिए? इस जो ये समय चल रहा है पेंडेमिक टाइम में, क्या उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए? इसी सब बातों को लेके डिस्कशन लगा हुआ है। देखिए, अगर इस बात को डिस्कशन पे लाने का जो प्रमुख कारण ये रहा कि यदि हम बात करें कि मनरेगा की, तो ये रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा इस पर मतलब कि वर्क हो रहा है, अब आप देख ही रहे हैं। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द फाइंडिंग दैट 8.4 lakhs पुअर्स हाउस होल्ड हैव completed at least 80 days of the 100 days limit for work under the Manregas, and 1.4 lakhs among those have completed the full quota should कम एज नो सरप्राइज। मतलब कि जैसे कि हम बात करें कि मनरेगा का रूल क्या होता है कि उसमें आपको अगर उसके तहत जो भी अगर रोज़गार के लिए आप उसमें जाते हैं तो आपको 100 दिन का सरकार के द्वारा विश्वास दिलाया जाता है कि आपको 100 दिन का 365 में से, यानी एक साल में आपको 100 दिन का जो रोज़गार आपको फिक्स है कि आपको मिनिमम मिलेगा। तो यदि हम बात करें रोज़गार की, तो इसमें समस्या का भी कारण क्या रहा कि पेंडेमिक रही। पेंडेमिक कारण जो भी अर्बन एरिया के जो लोग थे वो वहाँ से माइग्रेट होके रूरल एरिया में आ गए। अर्बन एरिया के लोग
रूरल एरिया में माइग्रेट हो गए, और माइग्रेट होने के कारण उनको अब यहाँ पे रोज़गार की भी आवश्यकताएं पड़ रही हैं। अब रोज़गार की बात करें तो रोज़गार में यहाँ का एक महत्वपूर्ण रोज़गार इस वक्त जो चल रहा था, वो चल रहा था मनरेगा। और मनरेगा में जो मिनिमम जो टाइमिंग होती है काम का, मैक्सिमम जो टाइमिंग होती है वो होती है 100 डेज। और 100 डेज में इसकी अगर बात करें तो उसमें लगभग 8.4 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने 100 डे के कोटे में से 80 दिन कंप्लीट कर लिया है। और जबकि 1.4 लैक्स लोग 1.4 यानी 1.4 लाख लोगों ने अपने पूरे कोटे को कंप्लीट कर लिया, यानी 100 में से 100 दिन काम कर लिया है। लेकिन प्रश्न यहाँ से ही उठता है कि क्या अब इसके बाद रोज़गार की जो समस्या उत्पन्न होगी उसको हम कैसे डील करेंगे, यानी सरकार किस प्रकार उसको डील करेगी। तो यही मतलब कि यहाँ पे डिस्कशन का पॉइंट है कि उस समयावधि जो है 100 दिन की थी। अब वो 100 दिन में से लगभग लोग डाटा हमारा यही कह रहा है कि लगभग अप्रॉक्सीमेट सभी लोगों का कंप्लीट होने वाला है 100 दिन। और पेंडेमिक आपका एक्सटेंस हो ही रही है, आप देख रहे हैं कि नवंबर तक, अब सितंबर अक्टूबर तक बढ़ने की उम्मीद है, और भी बहुत आगे कंटिन्यू रहने की उम्मीदें हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे रोज़गार का जो एक स्रोत बना हुआ था वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, और जिस कारण फिर से वही भूखमरी और रोज़मर्रा की जो समस्याएँ हैं वो डेवलप हो जाएँगी। तो क्या सरकार को ये जो टाइमलाइन थी 100 दिन की, इसमें एक्सटेंशन करना चाहिए, या फिर करेगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और नहीं करेगी तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्हीं सब बातों की चर्चा इस एडिटोरियल के आर्टिकल में किया गया है। तो आइए बात करते हैं इसके अप्रोच की। तो हमें टोटल डिस्कशन आप सभी को मालूम चल गया होगा कि इस पूरे आर्टिकल में कोविड-19 के बाद जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, इन्हीं सब बातों की चर्चा कर रहा है, और किस प्रकार इसको निपटने के लिए सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए। तो आइए इसके बारे में एक शॉर्ट नोट समझते हैं हम। देखिए, डिस्कशन हमारे अंदर जो डिस्कशन एबिलिटी है वो कैसे डेवलप होगी, किसी भी पॉइंट, किसी भी मुद्दे को लेके वो दिखनी चाहिए। कैसे आप उस पे किसी भी एक पॉइंट पे एक पेज लिख सकते हैं, 100 वर्ड्स लिख सकते हैं, 200 वर्ड्स कैसे लिख सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस आर्टिकल में बेसिकली मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात की गई, यानी मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है MGNREGS का, वो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात की गई, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स के अप्रोच से इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे इकोनॉमिक्स के अप्रोच से इम्पॉर्टेंट है। और हम सभी जानते हैं कि जो अर्बन एरिया है, यानी जो शहरी क्षेत्र है, वहाँ से लोग पेंडेमिक जो टाइमिंग चली है वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेट कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अर्बन एरिया जो होती है वो हमारे इकोनॉमिक के अप्रोच से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसका जो अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र है वो अपनी जो भी कार्य करती है, या फिर जो भी उसका जो इम्पोर्टेंसी होता है वो इस प्रकार जाहिर हो जाता है कि जो अर्बन एरिया की जो इम्पोर्टेंसी होती है वो जो हमारी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करती है, वो हमारे इकोनॉमिक के जीडीपी के लगभग 55 से 60% कंट्रीब्यूशन कौन करती है? अर्बन एरिया। यानी हम कहें कि किस प्रकार शहरी जीवन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हमारे इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से, अप्रोच से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है, अर्बन एरिया है, वो हमारी इकोनॉमी में, यानी हमारे जीडीपी का लगभग 55 से 60% कंट्रीब्यूशन जो होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? अर्बन एरिया के द्वारा। तो ये कहीं न कहीं अपने आप में इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो पेंडेमिक काल चल रहा है, पेंडेमिक टाइम चल रही है, उसके कारण जो वहाँ के रोज़गार की समाप्ति होने के कारण सारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी समस्याएँ हैं, सब बंद हो जाने के कारण वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं गाँव की तरफ। तो गाँव में आने के बाद भी पुनः वही समस्या का सामना करना पड़ेगा उनको, रोज़गार की। तो वहाँ पे भी रोज़गार की अगर समस्या हो रही है तो उसको किस प्रकार हम डील करेंगे, इन्हीं सब बातों की चर्चा है। तो हम जैसा आप सभी अपने आसपास अर्बन एरिया से माइग्रेट हुए, अधिक से अधिक मजदूर वर्कर्स आप सभी के आसपास आए होंगे, आप सब लोग जानते होंगे। पर ऑलरेडी रोज़गार की तलाश में लोग, हम जानते हैं, शहरों की तरफ, अर्बन एरिया की तरफ मूव कर गए थे। ऑलरेडी सब लोग जाते हैं, जिसके कारण जो रूरल एरिया में जो एग्रीकल्चर से संबंधित इकोनॉमी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, और इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ा इसका। जब यहाँ से वर्कर्स माइग्रेट कर गए अर्बन एरिया की तरफ, तो जो रूरल क्षेत्र है, पहले की बात बता रहे हैं आपको, जो कृषि कहा जाता है कि जो ग्रामीण जीवन है वो कृषि पर ही आधारित होता है। तो एग्रीकल्चर बेस्ड जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसका भी कहीं कहीं अपने इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन कहा इतना ही माना जाता है, लोगों को इतना लगता है कि प्रॉफिटेबल नहीं है। जो ग्रामीण में रहना और यहाँ के रोज़गार का फॉलो करना वो प्रॉफिटेबल नहीं होने के कारण लोग शहरों में माइग्रेट कर गए। अब शहरों में लोग माइग्रेट कर गए तो जो रूरल कंडीशन थी
जो रूरल कंडीशन थी वो अपने आप में थोड़ी वीक हो गई। वीक होने के कारण मैकेनाइज हो गया वहाँ पर सारा सिस्टम, मशीनीकरण हो गया वहाँ पे। मतलब कि जब वर्कर्स कम हो गए तो लोगों ने मशीन का यूज़ करना शुरू कर दिया, और मशीन का यूज़ करना शुरू कर दिया तो कृषि शुरू हो गई। अब फिर से लोग शहर से गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं, अब वहाँ पे काम की ज़रूरत है नहीं, तो फिर वही समस्या क्रिएट हो रही है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा कर रहा है, क्योंकि लोगों को लगा कि गांव में जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं है, जिसके कारण लोग माइग्रेट करके शहर एरिया की तरफ चले गए, और जिसके कारण जो रूरल एरिया है यानी ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण जीवन है, उसमें मशीनीकरण ज़्यादा देखने को मिल गया, यानी मशीनों से लोग काम कराना शुरू कर दिए। और इस समय जो भी लोग माइग्रेट करके पुनः वापस आए हैं उनको यहीं पर रोज़गार की तलाश करनी पड़ रही है, जिससे जिसमें मनरेगा जो है अत्यधिक हेल्पफुल हुआ, सहायक हुआ। और वही ऑप्शन भी जो है, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, नहीं है। परंतु इसमें भी जो 100 डे का कोटा होता है, अभी आप ऑलरेडी पढ़े हैं कि 100 डे का जो कोटा होता है उसमें से भी लगभग जो नियर अबाउट कंप्लीट होने वाला है सबका। तो इस प्रकार इस आर्टिकल में इसी बात का डिस्कशन हमने पहले बताया कि गवर्नमेंट को इस टाइम में एक्सटेंशन करना चाहिए, जिसमें कि लोग रोज़गार संबंधी जो भी समस्या हैं वो ना हो। क्योंकि कहा जाता है कि मनरेगा में काम करने से, हम सभी जानते भी हैं कि मनरेगा में काम करने से कुछ पैसे आएंगे, पैसा आएगा तो इसी कारण इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो रूरल जो एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, और इस प्रकार जो वर्कर्स हैं उनकी जीवन शैली या जो भी रोज़मर्रा का जो सिस्टम है उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा। अर्थात हम कह सकते हैं जो मनरेगा है वो उसकी समय में थोड़ी सी एक्सटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक्सटेंशन होने से रोज़गार तो बढ़ेगा ही, साथ में जो ग्रामीण जीवन है, जो रूरल लाइफ है, उसमें भी सुधार होगा, और उसमें सुधार होगा तो हमारी इकोनॉमिक्स में भी, अब हमारी इकोनॉमी में भी सुधार होगा। तो ओवरऑल हम यही इस आर्टिकल के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है एडिटर के द्वारा। तो ये रहे हमारे कुछ आज के 2 महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, और हम जल्द ही आप सभी को जो भी बताएं कि इंडिया चाइना रिलेशन से संबंधित जो भी प्रमुख बिंदु हैं उनको लेकर उपस्थित होंगे। तो आज का हमारा जो बेस था वो किसी भी आर्टिकल को पकड़ने के बाद उस पर डिस्कशन का जो फैक्ट है उसको कैसे हम डेवलप करें, इन्हीं सब बातों की चर्चा हम किए। और जिसमें 2 आर्टिकल हमने पढ़ा, एक एनजीओ वाला और एक पढ़ा हमने मनरेगा संबंधित। तो ये दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इसको तैयार कर लिया होगा, यही उम्मीद की जा रही है। तो बात करें कि जितने भी आर्टिकल पढ़ें हम डेली बेसिस पे उनका एक ओवरव्यू लेते चलें, तैयार करते चलें और उनकी एनालिसिस करते चलें। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे सेम टाइम पे और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।